हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 13 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आई होप आप सबने दीपावली खूब अच्छे से खूब धूमधाम से मनाई होगी। अब वापस से आ जाइए, वापस से शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा 1-2 दिन का समय लगेगा आपको, लेकिन उसके बाद से फिर उसी लय में आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ही शुरुआत करिए और आ जाइए दोबारा से उस लय में, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह आपके करीब आ गए हैं। शुरू करेंगे क्विकली रिवीजन से। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था डिक्टाडोर कंपनी ने किस नाम से दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट का सीईओ नियुक्त किया है, तो मीका नाम से लॉन्च किया गया है। और नेशनल ज्योग्राफिक सर्वेक्षण के अनुसार अभी हाल ही में सिक्किम राज्य जो है ये भारत में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य बन गया है। और अभी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादक सुविधा गुजरात के राजकोट में खोली जाएगी। इसके अलावा अभी हाल ही में रसिया ने दोस्तों आधिकारिक तौर से घोषणा की है कि यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से ये बाहर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने। और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने इस वर्ष के संसद के शीतकालीन सत्र का अनाउंसमेंट कर दिया है। ये 4 से 22 दिसंबर तक आयोजित होगा। कल मैंने तीनों सत्र के बारे में अच्छे से आपको बताया था, कल की वीडियो देखिएगा जरूर। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अभी महाराष्ट्र ने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीत ली है। जो नेशनल गेम में सबसे ज्यादा मेडल्स लाया रहता है, यानी ओवरऑल चैंपियन हुआ रहता है, उसको ये ट्रॉफी दी जाती है। और वहीं अक्टूबर महीने के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है रचिन रविंद्र ने। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। और अभी केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने BHEL के सहयोग से भेल के सहयोग से वार्षिक क्षमता निर्माण योजना लॉन्च की है। भारत में धनतेरस के दिन दोस्तों प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, तो इस बार ये मनाया गया 10 नवंबर को। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल के वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। ऐसे ही आप क्विक रिवीजन करते रहा करो। डेली आपका 1 मिनट में शुरुआत में रिवीजन कराया जाता है, आप उससे कीजिए। उसके बाद डिटेल करंट अफेयर की तरफ बढ़ा कीजिए। तो और इसकी PDF वगैरह आपको MJT ऐप पर मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। पिछले 2 दिनों से, चूंकि यहाँ पर मैंने जैसे बताया सबकी छुट्टी हुई है, सब घर गए हुए हैं भाई, सब एंजॉय कर रहे हैं, इस वजह से क्विज नहीं आ पाई है और PDF भी नहीं अपलोड हो पाई है ना। लेकिन मैं उसको आज अपलोड करवा दूंगा, तो आपको वो भी मिल जाएगा। आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किसकी जयंती पर प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी दोस्तों देश के पहले शिक्षा मंत्री थे और इन्होंने एजुकेशन में काफी रिवोल्यूशनरीज वाले काम भी किए हैं। तो इन्हीं की जयंती पर नेशनल एजुकेशन डे यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम लोग मनाते हैं। 2008 से हम लोग इसे मनाते हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए ये कब से कब तक शिक्षा मंत्री रहे, तो ये 15 अगस्त 1947 से यानी जब देश आजाद हुआ तब से लेकर के 2 फरवरी 1958 तक लगभग 10 सालों तक इन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया था। इन्होंने ही भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी जिसे IIT कहते हैं, IIT खड़गपुर, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। 1992 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। एक्चुअली में इनको बहुत पहले ही दिया गया था एक बार, लेकिन एक बार इन्होंने वापस कर दिया था, नहीं लिया था, और फिर इनको 1992 में मरणोपरांत दिया गया। अब ऐसे ही बहुत सारे महापुरुष रहे हैं जिनकी जयंती या पुण्यतिथि पर महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, उनको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जैसे भी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। इसी के बीच में एक दिन पड़ता है 23 जनवरी। 23 जनवरी जब मनाते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस जो होता है ये मनाया जाता है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। इसके अलावा 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर। 20 अगस्त को इन्हीं की जयंती पर मनाते हैं सद्भावना दिवस राजीव गांधी जी के। इसके अलावा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं हम लोग भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मनाते हैं भारत रत्न मोक्षगुंडकम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं महात्मा गांधी जी की जयंती पर। और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती पर।
31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर, और 11 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती पर। इसके अलावा 14 नवंबर को अभी बाल दिवस आएगा, ये प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर मनाया जाता है। इसके अलावा 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। तो ये महत्वपूर्ण दिवस रहे जो भारत के महापुरुष रहे उनकी जयंती या पुण्यतिथि पर मनाए जाने वाले। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाने के बाद किस देश को एक नया द्वीप मिला? तो दोस्तों देखो, होता है ना कभी कभी कि ज्वालामुखी जब फटती है तो फिर वहां से लावा तो निकलता ही है। तो कभी कभी समुद्र में कोई ज्वालामुखी पर्वत निकल के रहता है या फिर ज्वालामुखी फटती है, तो वहां पर जब वो लावा जमने लगता है तो वो एक द्वीप का आकार ले लेता है। यही कुछ ऐसा ही हुआ है यहाँ पर जापान में। जापान में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ समुद्र में, और वो ज्वालामुखी का जो अंदर का जो मैग्मा होता है जो बाहर आता है जिसे लावा कहते हैं, ध्यान रखिए इस बात को कि जब भी ज्वालामुखी के अंदर जो भी मटेरियल रहता है उसे पहले तो मैग्मा बोलते हैं। जब वो मैग्मा बाहर आता है, हवा के संपर्क में आता है और जमीन पर फैल जाता है, तब उसे लावा कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब ज्वालामुखी का वल्केनो का जब इरप्शन हुआ तो समुद्र में ये लावा फैलने लगा। अब चूंकि ये इतना ज्यादा था तो ये 100 मीटर के व्यास वाला डायमीटर वाला एक द्वीप ही बन गया। तो इसे फीटोमैग्नेटिक विस्फोट कहते हैं, इस टाइप के विस्फोट को जब मैग्मा पानी के साथ संपर्क में आकर के तब एक विस्फोट करता है और ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तब उसे फीटोमैग्नेटिक विस्फोट कहते हैं। तो ये एक प्रकार का फीटोमैग्नेटिक विस्फोट था। टोक्यो से 1200 किलोमीटर दूर एक दक्षिण में समुद्र के ही हिस्से में यहाँ पर ये हुआ है, और ऑब्वियस सी बात है अब ये जापान का ही हिस्सा होगा। ऐसे बहुत सारे द्वीपों का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी। ओके, अभी मैंने बताया था रसिया में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। चलिए अब जापान आया है, जापान को हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर है ये। तो आप देखोगे वर्ल्ड मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से जूम इन करेंगे, उसके बाद इधर साइड आ जाएंगे, चाइना को, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया क्रॉस करते हुए ये जो आपको देश दिख रहा है ना समुद्र में, ये है जापान। ये है जापान, ठीक है। और ये है इसकी कैपिटल टोक्यो, जहां पर अभी 2021 में हुआ था ओलंपिक गेम। कौन सा ओलंपिक? टोक्यो ओलंपिक 2020। तो टोक्यो इसकी राजधानी है। अच्छा, जापान से आप 2 पॉइंट याद रखिएगा। एक तो जापान जो है ये क्वाड का मेंबर है। दूसरा चीज ये कि जापान जो है ना, ये अभी G7 की इस बार मेजबानी कर रहा है। इसका जापान का जो हिरोशिमा है, जो जहां पर अभी बम गिराया गया था 1945 में, तो हिरोशिमा में ही G7 का इस बार समिट हुआ था, मेन वाला समिट। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, हिरोशिमा में हुआ था। जापान की मुद्रा येन होती है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बोंगो सागर 2023 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है बोंगो सागर। तो बोंगो सागर का अभी ये चौथा संस्करण आयोजित किया गया। कहां पर? उत्तरी बंगाल की खाड़ी में। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये होता है 7 से 9 नवंबर 2023 तक अभी इस बार वाला संस्करण आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना का INS कुठार, INS किल्टान और डॉर्नियर विमान भी अपना था, जो कि समुद्री गश्ती विमान है। अच्छा, इन्हीं दोनों देशों के बीच अभी कुछ दिन पहले ही एक्सरसाइज संप्रीत हुआ था, बताया था मैंने। एक्सरसाइज संप्रीत ये उमरई मेघालय में हुआ था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो 2 अभ्यास आप बांग्लादेश और भारत से जान गए, एक बोंगो सागर, एक एक्सरसाइज संप्रीत। पिछले भी दिनों में बहुत सारे अभ्यास हुए हैं, उनको भी हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जैसे जैसे अभी दोस्तों हुआ था मरुट मैक्स, ये म्यांमार और रसिया के बीच में हालांकि हुआ था, अंडमान सागर में। एक्स संप्रीत भारत और बांग्लादेश के बीच में उमरी मेघालय में हुआ। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में इस बार अलास्का में हुआ, और आसियान के 10 सदस्य देशों ने आसियान सैन्य अभ्यास किया। इसके अलावा त्रिशूल, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा गया था यूपी SSC पेट के एग्जाम में। भारतीय वायुसेना ने त्रिशूल किया था चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, ये भारत में ही हुआ। इसके अलावा ब्राइट स्टार 2023 ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था, कई सारे देश इसमें हिस्सा लिए, और काहिरा एयरबेस मिस्र में यह आयोजित किया गया। सिम्बेक्स यानी कि सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है, ये भारत और सिंगापुर के बीच में होती है और सिंगापुर में इस बार आयोजित हुई है। इसके अलावा वरुण अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। वरुण हुआ, गरुण हुआ, शक्ति हुआ, ये सभी अभ्यास जो है ये होता है भारत और फ्रांस के बीच। तो अरब सागर में इस बार वरुण हुआ। असिंडेक्स भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। असिंडेक्स को भी आप डिकोड कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज।
इसके बाद तरंग शक्ति, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, भारत में आयोजित होगी लेकिन ये पोस्टपोन की गई है, 2024 में आयोजित होगी। आगे, भारतीय वायुसेना की किस मिसाइल को सुदर्शन के नाम से जाना जाएगा? तो दोस्तों भारतीय वायुसेना ने ना जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लिया था ना रसिया से, उसको नाम दे दिया है सुदर्शन। क्या नाम दिया है? सुदर्शन। सुदर्शन तो आप जानते हो, सुदर्शन भगवान श्री कृष्ण का चक्र का नाम था, और चक्र सुदर्शन कहते हैं कि पूरे महाभारत में ऊपर घूम रहा था और एयर डिफेंस सिस्टम की तरह काम कर रहा था। अर्जुन को बहुत बार, अर्जुन और पांडवों को बहुत बार बचाया था। तो एयर डिफेंस सिस्टम जो अपना है S-400, वो अब सुदर्शन के नाम से जाना जाएगा। S-400 के बारे में अगर बात करें तो ये मिसाइल भारत ने रसिया से लिया था लगभग 35,000 करोड़ में। कई सारी मिसाइलें थी इसमें। तो S-400 मिसाइल की खास बात ये होती है कि ये 400 किलोमीटर की रेंज में, 400 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई सा भी एयर अटैक होता है तब ये एयर में ही उसे डिफेंड करेगी। यानी जैसे कि आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम ये हो गया, 400 किलोमीटर की रेडियस में कोई भी अगर मिसाइल अटैक होता है तो ये हवा में ही उसे मार गिराएगी। तो ये है एयर डिफेंस सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया है इजराइल का है आयरन डोम। तो आयरन डोम का रेंज हालांकि कम है क्योंकि उसे पता है कि उसका मेन दुश्मन हमास था। तो जो हमास है वो छोटे मिसाइलों से ही अटैक करेगा क्योंकि ज़्यादा दूरी का तो है नहीं, तो उसे छोटा ही डिफेंस सिस्टम चाहिए था। तो वो आयरन डोम बहुत मजबूत माना जाता था छोटे डिफेंस सिस्टम के लिए, लेकिन हालांकि उसका भी तोड़ उन लोगों ने ढूंढ ही लिया था। तो वो आयरन डोम किसके पास है? इजराइल के पास। S-400, S-500, S-600 ये सब रसिया के पास है। अब S-500 रसिया यूज कर रहा है और S-600 जो है इसको बना रहा है अभी। अगला, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का टावर बनाने की संभावना व्यक्त की गई? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का टावर सक्सेसफुली बन जाए। एक्चुअली में ये प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ पास हो गया है और ये हाइब्रिड मोड में होगा, ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा लकड़ी होगा। इसमें मैक्सिमम पार्ट जो है वो लकड़ी के यूज की जाएंगे, इसीलिए लकड़ी का ये टावर के नाम से हो रहा है फेमस। लेकिन एक्चुअली में क्या है ना कि इसमें अभी सस्पेंस भी है कि ये क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई की हाइट वाला है, 191 मीटर ऊंचा। आप सोचो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जो है 182 मीटर की है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, तो उससे भी ये ऊंचा होगा टावर, ठीक है ना। 191.2 मीटर का ऊंचाई वाला ये बनने जा रहा है। फिलहाल सब कुछ पास हो गया है, प्रोजेक्ट वगैरह पास हो गया है। इसे अभी C6 बिल्डिंग के नाम से जाना जा रहा है और इसे बनाया जा रहा है। तो अगर ये बन जाता है तो वर्तमान में जिसके नाम रिकॉर्ड है लकड़ी का टावर बनाने का, या कहें कि लकड़ी का हाइब्रिड टावर बनाने का, उससे लगभग 2 गुने की इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अभी वर्तमान में जिसके नाम रिकॉर्ड है वो है एसन टावर। ये दोस्तों मिलवॉकी विकॉन्सिन में है। ये 25 मंजिला इमारत है और 86 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो देखो इससे डबल हो जाएगी लगभग, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में ये बन रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, दिवाली धमाका ऑफर दोस्तों कल तक था और एक्चुअली में कल ना कूपन कोड में कुछ एरर आने लगे थे। एरर क्या मतलब, वो कूपन कोड पूरा पूरा एंड हो गया था, आउट ऑफ स्टॉक जिसे कह सकते हो आप अपनी भाषा में। जितना भी उसमें स्टॉक किया गया था कूपन कोड, वो सारा का सारा इस्तेमाल हो गया था। इस वजह से बहुत सारे लोगों का कूपन कोड इस्तेमाल हो नहीं पा रहा था। तो ये पूरा कल का दिन चला ऐसे, और परसों रात को स्टॉक खत्म हुआ था और मैं भी ध्यान नहीं दे पाया, घर आया हुआ हूँ। तो लोगों के मैसेज आए, बहुत लोगों के रिप्लाई भी नहीं हो पाए कल। आप सबको सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया दिवाली विश करने के लिए। आप सबको भी बहुत बहुत खुशियों वाली दिवाली। सबका नहीं रिप्लाई कर पाया मैं, लेकिन बहुत लोगों को प्रयास किया मैंने रिप्लाई करने का। और जो जिनका कूपन कोड नहीं लगा था तो कूपन कोड एक्टिवेट कर दिया गया है, आप दोबारा से कूपन कोड का इस्तेमाल कर पाएंगे। ई बुक के लिए आपको दिवाली 50 यूज करना है, दिवाली 50 यूज करना है ई बुक्स के लिए, और कोर्सेज के लिए आपको दिवाली 70 यूज करना है, दिवाली 70 यूज करना है। ओके, सभी वीडियो कोर्सेज पर आपको मिल रहा है 70% का डिस्काउंट। ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है। आप जीएस सफलता बैच मेरी तरफ से जो रिकमेंड किया जा रहा है इसको ले सकते हैं, या फिर बहुत सारे वहां पर एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। MZT ऐप पर ही सब कुछ मिलेगा, तो गूगल प्ले स्टोर से MZT ऐप जरूर डाउनलोड करें। अगला, सरकारी हस्तक्षेप के बाद आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट को निलंबित कर दिया? तो दोस्तों आईसीसी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। आईसीसी ने श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को ही पूरा का पूरा निरस्त कर दिया है, यानी कि समझ लो एक प्रकार से कहें उसका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है।
अब वो आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा ही नहीं ले पाएगा। तो ऐसा श्रीलंका के लिए किया है आईसीसी ने। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वहां पर ऐसा बहुत सारा मामला देखने को मिला कि उसमें जो सरकार है, वहां की जो गवर्नमेंट है, वो इन्वॉल्व हो रही है, वो हस्तक्षेप कर रही है। इसको लेकर के आईसीसी ने इस बार इसको सस्पेंड कर दिया है। अच्छा, अभी जब ये लोग वर्ल्ड कप हारे थे ना, मतलब कि जब ये कंफर्म हो गया कि वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे, तो जैसे ही ये लोग बाहर हुए तो इनके क्रिकेट बोर्ड ने इनका जो भी जो पूरा का पूरा प्रोसेस था, जितने भी थे कोच से लेकर के हर एक चीज, सबको उनको बर्खास्त कर दिया था। वो तो श्रीलंका ले लिया था डिसीजन। उसके बाद आईसीसी को पता चला कि भाई यहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप भी हो रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड को चलाने में गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। इसको लेकर के आईसीसी ने ये बड़ा फैसला लिया कि पूरा का पूरा जो क्रिकेट बोर्ड है, इसका लाइसेंस ही हम अपनी तरफ से कैंसिल कर दे रहे हैं। तो अब इसके बाद से ये आईसीसी के इवेंट्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आईसीसी का क्योंकि ऐसा नियम है कि क्रिकेट बोर्ड का जो शासन विनियमन या प्रशासन है, इसमें कोई सरकारी हस्तक्षेप ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आईसीसी ने ये फैसला लिया है। आईसीसी के बारे में अगर बात करें तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं और जियो फिलार्डिस इसके सीईओ हैं। इसका वर्ल्ड कप चल रहा है। कल इंडिया ने बहुत ही धूमधाम तरीके से नीदरलैंड को हरा दिया है। अब अगला मैच अपना सेमीफाइनल में होगा न्यूजीलैंड के साथ। इस बार न्यूजीलैंड फिर से इंडिया के साथ भिड़ेगा सेमीफाइनल में। देखना है इस बार क्या होता है। वैसे मैं एक को इंसिडेंट बताऊं आपको, एक लॉजिक बताऊं, मतलब ऐसे ही है कोई वो नहीं है। 2019 में क्या हुआ था कि 2019 में ना चंद्रयान 2 अपना थोड़ा सा ऐसा मिस्टेक हुआ था, उसके बाद फिर फेल हो गया था, मतलब पूरा नहीं अचीव कर पाए थे हम लोग, 95% सक्सेस हुआ था। और 2019 में ही थोड़ा सा धोनी का रनआउट बचा था। 2023 में क्या हुआ, चंद्रयान 3 अपना सक्सेसफुली लैंड कर गया और 2023 में देखो वर्ल्ड कप फिर से आ गया है और फिर से न्यूजीलैंड के सामने हम लोग सेमीफाइनल में हैं। क्या पता है इस बार हम लोग इसे भी हरा दें, क्योंकि इस बार दोनों ही अच्छा हो रहा है। चलिए, बहुत सीरियस मत लीजिएगा, ये ऐसे ही लॉजिक लगा रहे थे। अगला, भारत और अमेरिका के 5वें 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया? तो भारत और अमेरिका के 5वें 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। 2+2 इसको कई बार आपको बताया गया है। 2+2 मतलब होता है कि दो, यानी कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, एक देश के और दूसरे देश के भी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, इन दोनों के बीच में एक डायलॉग होता है, एक वार्ता होती है। तो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जो होते हैं वो आते हैं, ठीक है ना, रक्षा और विदेश मंत्री आते हैं और रक्षा और विदेश से संबंधित मुद्दों पर ये बातचीत करते हैं दोनों देशों के। अभी कुछ दिन पहले यहाँ अपन लोगों ने ब्रिटेन के साथ किया था। अब अभी 10 नवंबर को नई दिल्ली में हुआ यूएस के साथ। हालांकि यूएस के साथ ही हमने सबसे पहले शुरुआत किया था। ये 5वां संस्करण चल रहा है अमेरिका के साथ अपना, है ना। और देशों के साथ हम लोग धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, जैसे जैसे जापान भी होगा, ब्रिटेन के साथ भी अभी हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो ये नई दिल्ली में 10 नवंबर को हुआ 2+2 वार्ता। तो भारत की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने हिस्सा लिया। अमेरिका की तरफ से अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन, वहां पे रक्षा मंत्री को रक्षा सचिव कहते हैं, और विदेश मंत्री उनके या कहें विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने हिस्सा लिया। तो इसमें डिफेंस और टेक्नोलॉजी संबंधित मुद्दों पर बातचीत हुई। ठीक है, अभी ब्रिटेन वाला भी याद रखना, ब्रिटेन के बीच, क्योंकि पहली वाली वार्ता हुई थी, पहली बार हुआ था, पहला संस्करण। अगला, हाल ही में किस भारतीय नवाचार को अर्थशॉट पुरस्कार 2023 दिया गया? तो अभी 5 ऐसे पुरस्कार विजेता चुने गए हैं अर्थशॉट के लिए। उन 5 में से एक भारतीय नवाचार है, इंडियन इनोवेशन, इंडियन स्टार्टअप कह सकते हो, S4S टेक्नोलॉजीज। तो इसको भी मिला है अर्थशॉट पुरस्कार। तो ये भारतीय है, चूंकि यहाँ क्वेश्चन में भारतीय पूछा गया इसलिए आप इसे याद रखेंगे। वैसे तो टोटल विजेता हैं 5 इस बार के। 5 विजेताओं को 2023 के लिए अर्थशॉट पुरस्कार दिया गया। अच्छा, ये जो S4S टेक्नोलॉजीज है ये इंडियन सोलर एनर्जी से ऑपरेट होने वाली तकनीकी उद्यम है। इसके अलावा एक और स्टार्टअप है भूमित्र। भूमित्र जो है ना, ये भारतीय मूल के अमेरिकी के द्वारा स्थापित की गई है। हालांकि ये पूरे तरीके से भारतीय नहीं है, लेकिन याद रखिएगा। तो एक्सियन एंटेना, GRST, वाइल्ड एंड मैरीन प्रोग्राम, S4S टेक्नोलॉजीज और भूमित्रा, इन 5 को दिया जा रहा है इस बार अर्थशॉट पुरस्कार। अगला, हाल ही में सैमसंग ने किस नाम से अपना जनरेटिव AI मॉडल लॉन्च किया? तो सैमसंग कंपनी ने अपना जनरेटिव AI मॉडल लॉन्च किया है सैमसंग गॉस नाम से। सैमसंग गॉस जो है दोस्तों, ये अभी सैमसंग AI फोरम आयोजित हुआ था, उसी में लॉन्च किया गया है।
सैमसंग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड एक फोरम आयोजित किया गया था, कह सकते हैं एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, एक इवेंट था। उसी इवेंट में सैमसंग ने सैमसंग गॉस एआई लॉन्च किया है। इनका ये भी कहना है कि आने वाले जो इनके प्रीमियम फोन होंगे वो एआई से भी ऑपरेट, या एआई के उसमें बहुत सारे ऐसे जनरेटिव एआई के बहुत सारे मॉडल, बहुत सारे फीचर्स डाले जाएंगे। जैसे किसी को कोई काम करना हो, ईमेल लिखना हो, कंपोज करना हो, डॉक्यूमेंट्स कुछ तैयार करना हो, सारांश, या ऐसे बहुत सारे फोटो एडिटिंग वगैरह चीजें, तो वो एआई की मदद से कर पाएंगे। लेकिन हाँ, वो प्रीमियम फोन वगैरह में होंगे, जैसे कि आने वाले जो S24 अल्ट्रा ऐसे वगैरह करके बहुत सारे हैं, ये आने वाले हैं, उसमें ये लॉन्च करेंगे। तो ये जो है सैमसंग गॉस एआई, बेसिकली आप ऐसा समझिए चैट जीपीटी की तरह ये भी काम करेगा, ठीक है ना। जैसे चैट जीपीटी लॉन्च किया, इसको ओपन एआई ने लॉन्च किया था, ओपन एआई ने। ऐसे ही गूगल ने अपना गूगल बार्ड लॉन्च किया था, गूगल बार्ड लॉन्च किया था, ये भी याद रखना, ये गूगल का है। तो ये सभी लोग ना बेसिकली एक चैटबॉट लॉन्च कर रहे हैं, जो एआई चैटबॉट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस्ड। अच्छा, एआई जब भी आए तो ध्यान रखिएगा 2 पॉइंट। एक तो एआई के बारे में मैंने अभी बताया था कि एआई को कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना इस बार का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इसके अलावा एआई के बारे में मैंने आपको बताया था कि एआई सिक्योरिटी पर अभी पहली समिट हुई यूके में, ठीक है। इसे बैले चले डिक्लेरेशन कहा गया, वहां पर 28 देशों ने हिस्सा लिया था और उसमें भाग लिया था। इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत ने एलओसी और एलएसी पर तैनात करने के लिए किस देश से 4 हर्मीस 900 ड्रोन खरीदे? तो भारत जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इन दोनों पर तैनात करने के लिए अभी इजराइल के साथ 4 हर्मीस 900 ड्रोन की डील करी हुई है। ये 4 हर्मीस 900 ड्रोन इस बार खरीदे जाएंगे और अगली साल तक इनकी डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। हर्मीस 900 बहुत ही एडवांस ये ड्रोन है, इजराइल भी खूब यूज करता है। इसके अलावा चिली, कनाडा, अजरबैजान, मैक्सिको, ब्राजील, कोलंबिया, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड, ये सभी देश भी ये यूज कर रहे हैं आज के टाइम पर। तो ये अडानी एयरस्पेस जो कि भारत की कंपनी है, अडानी ग्रुप का कंपनी है, इसके साथ इजराइल के एल्बिट सिस्टम के साथ ये डील हुई है। इन दोनों की हैदराबाद में डील हुई है और ये 4 हर्मीस ड्रोन जो है अगले साल तक डिलीवर हो जाएंगे। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और डिस्काउंट कूपन कोड का यूज कीजिए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। अगर आपने अभी तक ऑफर नहीं इस्तेमाल किया हो तो कोई भी अगर इशू आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, देर सवेर आपको रिप्लाई मिलेगा और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाएगा। चलिए, तो लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कल हम लोगों ने बात किया था WHO द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2022 तक में भारत टीबी मृत्यु दर में कितने % की कमी आई है? तो ये 18% की टीबी मृत्यु दर में कमी आई है। 10 नवंबर को मनाए गए विश्व विज्ञान दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस, ये थी इस बार की थीम। अच्छा क्वेश्चन था, दोनों ही पूछे जाने के चांसेस हैं आपके। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज के लिए है आपका कि आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता था इस बार, ये बताइए। इसके अलावा सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष संसद के कितने सत्र होते हैं? उन सत्रों में कौन कौन सा होता है आप बताइएगा नाम लिख करके, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और भी जो भी संसद से रिलेटेड डिटेल्स हो आप सब कमेंट कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।